इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारा विषय है आदिवासी साहित्य दशा और दिशा। मैं अनुज लुगुन और हमारे साथ बैठे हैं मैं महादेव टोप्पो जी। हम सब महादेव टोप्पो जी से परिचित हैं। आदिवासी समाज के विचारक, चिंतक, संस्कृति कर्मी, लेखन का, संघर्ष का लंबा अनुभव है। हम महादेव जी आपसे बातचीत करते हुए विषय को आगे ले जाएंगे। जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे देना चाहूँगा अनुज जी का। अनुज जी का जन्म सिमडेगा जिले के जलडेगा गांव में हुआ। वहीं वो उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। फिर उसके बाद वो कॉलेज के लिए संजयपुर कॉलेज रांची आए और फिर वहाँ से उन्होंने BHU बनारस से उन्होंने MA की पढ़ाई की और वहीं उन्होंने आशीष त्रिपाठी जी के निर्देशन में PhD की मुंडारी लोकगीतों पर। और उन्हें कविताओं के लिए या अपने साहित्य कर्म के लिए कहिए भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और वो आदिवासी साहित्य, आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए देश के लगभग तमाम विश्वविद्यालयों या दूसरी जगहों में आते जाते रहे हैं और आदिवासी साहित्य और आदिवासी मुद्दों पर अपने विचार जो हैं बहुत ही प्रखरता के साथ लोगों के समक्ष रखते रहे हैं। और अपनी इस प्रखरता के कारण कभी उन्होंने कुछ लोगों को नाराज़ भी किया है। तो फिलहाल हम यहाँ अपनी चर्चा करेंगे और बातों को आगे बढ़ाएंगे। अनुज जी, इसके ठीक पहले सत्र में अभी हम लोगों ने देखा, हेलो, विक्रम ग्रेवाल जी बातचीत कर रहे थे वन्य जीव के बारे में। और जब हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम आदिवासी जीवन और जगत से जुड़ते हैं। और जब आदिवासी जीवन जगत की बात करते हैं तो उसमें प्रकृति स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होती है। और जब हम आदिवासी साहित्य की बात आज कर रहे हैं तो हम भले ही उन लिखित साहित्यिक विमर्शों की बात कर रहे हों, भले ही हम कुछ वैसे हिंदी में या अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य के बारे में बातचीत कर रहे हों, लेकिन अगर हम इतिहास और परंपरा की तरफ जाएं तो हम ये पाते हैं कि आदिवासी साहित्य का एक बृहद इतिहास है, उसकी बृहद परंपरा है। और यहाँ जो हम बातचीत करेंगे उसमें हम आदिवासी साहित्य की परंपरा, उसके मूल्य, उसका विकास और उसका विस्तार आज किस रूप में हो रहा है और भविष्य में वह कौन सी दिशा पाएगा, हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि महादेव जी थोड़ी बातचीत हम सबके सामने रखें आदिवासी साहित्य की परंपरा को लेकर। तो सबसे पहले आदिवासी साहित्य की बात की जाती है तो इसमें सवाल ये पैदा किया जाता है कि भाई इसे किसे मानेंगे साहित्य, आदिवासी साहित्य। तो मैं इस संबंध में नहीं कहूँगा कि आदिवासियों के लिए जो लिखा जा रहा है उनके हित में, उनके जो जीवन दृष्टि है, उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनसे जो संपोषित जो साहित्य लिखा जा रहा है, चाहे वो आदिवासी द्वारा लिखा जाए या गैर आदिवासी द्वारा लिखा जाए, तो उसे हम आदिवासी साहित्य कह सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी बातें हम जोड़ सकते हैं। और तो सबसे पहले जब आदिवासी साहित्य की बात की जाती है तो हमारी जो लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं और हमारी जो लोक परंपरा में जो ज्ञान है, उन सारी चीज़ों को भी हम जोड़ते हैं और उससे भी हम प्रेरित होते हैं। और आज के संदर्भ में, आज जब 21वीं सदी में तरह तरह के संकट, पर्यावरण के संकट, विकास का संकट, शिक्षा का संकट या तकनीक विज्ञान के सवाल से जो संकट आए हैं उनके बारे में भी हम सोचते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे जो पर्यावरण संबंधी संकट थे वो मुंडारी लोक कथा में, सोसोबोंगा में मौजूद है। उसके बारे में अनुज लुगुन जी बताएंगे। सोसोबोंगा वाली
ये जब आदिवासी साहित्यिक परंपरा के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे मन में कुछ विचार आते हैं। सबसे पहला तो यह कि जब हम बृहद भारतीय चिंतन परंपरा की बात करते हैं या बृहद भारतीय मनीषा की बात करते हैं तो उसमें आदिवासी समाज का क्या योगदान है, उसकी कौन सी अभिव्यक्तियां हैं। और जब हम अकादमिक जगत में जाते हैं तो हम अमूमन बहुत कम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो आदिवासी समाज की अभिव्यक्तियां हैं या उनकी ज्ञान परंपराएं हैं, उनका जो नॉलेज सिस्टम है वो हम बहुत कम अभिव्यक्त होते हुए देख पाते हैं या उस पर बातचीत कम होती है। आपने सोसोबोंगा का जिक्र किया। सोसोबोंगा एक आदिवासी लोक गाथा है और इस गाथा को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक आदिवासी समाज कैसे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति और अपने पूरे परिवेश के प्रति चिंतित है। और ये हैरानी की बात लगती है जब हम उस कथा से गुजरते हैं, जब उसमें ये बात कही जाती है उत्पादन के संबंध को लेकर। ख़ासतौर से जो कथा है जिसमें असुर जो लोहा गलाते हैं, लोहे का उत्पादन करते हैं, और जो मुंडा आदिवासी समुदाय है जो ये चाहते हैं कि लोहे का उत्पादन आप दिन भर ना करें, तो उसमें ये बात आती है कि अगर आप उत्पादन करते हैं तो दिन रात उत्पादन ना करें लोहे का, इससे धरती का ताप बढ़ जाएगा, धरती गर्म हो जाएगी, और धरती जब गर्म हो जाएगी तो यहाँ के जो जीवचर हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसलिए वो बात आती है कि या तो आप दिन में उत्पादन करिए या रात में उत्पादन करिए, दिन रात उत्पादन मत करिए। ये एक विचार है जो हम देखते हैं उस लोक गाथा के अंदर में, और यह जो विचार है वो केवल उस लोक गाथा के अंदर नहीं है। यह चिंता कि जो जीवचर है या जो वन्यचर है वो नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति के साथ ही हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व उसी के साथ है, इसकी चिंता केवल उस लोक गाथा में नहीं है, बल्कि हम उस पूरे समग्र आदिवासी समाज के व्यवहार में देखते हैं, उनकी अभिव्यक्तियों में देखते हैं। और ये चीज़ें खास तौर से मौखिक साहित्य में या लोक साहित्य में बहुत ज़्यादा व्यक्त हुई है। जैसे पुरखा साहित्य की बात हम करते हैं, आदिवासी पुरखा साहित्य की, जो मूलतः उनकी मौखिक परंपराओं की ही अभिव्यक्ति है, और कई ऐसी मौखिक अभिव्यक्तियां हैं जिनका हम अनुवाद नहीं कर पाए हैं, हम उन्हें ठीक से विश्लेषित नहीं कर पाए हैं, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उन लोक गीतों में, कथाओं में, मौखिक साहित्य में एक बृहद परंपरा मिलती है जहां हम उनकी संस्कृति को, उनके इतिहास को और उनके दर्शन को देखते हैं। और ये जो इतिहास और दर्शन की बातें हैं, ये चीज़ें क्रमशः आगे बढ़ती हुई आज जब हम आज की कविताओं में देखते हैं तो उन कविताओं तक आती है। और सबसे रोचक बात यह है कि अगर सोसोबोंगा झारखंड के छोटा नागपुर प्रांत में रची जा रही है तो उसका जो विचार है, उसका विचार केवल उस भूगोल तक सीमित नहीं है। हम इस विचार को पूरी दुनिया में, विश्व के मानचित्र में जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय हैं, उन समुदायों के अंदर उस विचार को पाते हैं। यानी एक वैश्विक संदर्भ है आदिवासी चिंतन का, दर्शन का, ज्ञान परंपराओं का, और स्वाभाविक रूप से अलग अलग भूगोल में होने के बावजूद भी उनमें एक जुड़ाव दिखता है। महादेव जी, आप ये बात और विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे तो वैश्विक संदर्भ उन चीज़ों का आता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आदिवासी जीवन है, आदिवासी जो है वो प्रकृति से जुड़ा है, और प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों को वह अपने बातों में व्यक्त करता है। जैसे मैं छोटी सी बात अपने बचपन की याद करता हूँ। मुझे बचपन में जब मैं जंगल पहली बार गया तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि पेड़ को प्रणाम कीजिए। मतलब मेरे भाषा में कहा कि मन्नन ओ लग्गा, मतलब पेड़ को प्रणाम करो उसके बाद में काटो। तो ये उस समय तो ये चीज़ हमने पूछा नहीं अपने काका जी से, लेकिन उस घटना के 40-50 साल बाद जब ये पर्यावरण की समस्या, दूसरी समस्याओं से जब जूझने लगे तो अचानक मुझे अपने काका जी की वो बात याद आई, और तब मुझे समझ में आया कि हम लोग कितने
सिल रहे हैं। इसी तरह और कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ जो मैं खुद जिया है, वो सुना नहीं, खुद जिया है गांव में, वो चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग जंगल जाते थे या वहाँ फल वगैरह तोड़ते थे, तो हमें ये समझाया जाता था कि हम सिर्फ पके फल तोड़े। अगर आम भी तोड़ रहे हैं तो हम गुलेल से सिर्फ पके आम को ही मार के गिराएंगे, और गुलेल से अगर गलत कच्चे आम से गिर गया तो फिर हमें सज़ा मिलती थी। तो ये एक मानसिकता थी। इसी तरह जैसे कटहल वगैरह तोड़ा गया तो हमें पके कटहल को ही खाने की इजाज़त थी। और इसके अलावा जो हमारी जो परंपरा में, मैं थोड़ा सा इसको और दूसरी तरह से व्यापक संदर्भ में जोड़ने के लिए बता जा रहा हूँ कि हमारे जो धुमकुड़िया थी या गीती ओड़ा थी, हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में हमें मतलब जो आदिवासी युवा और युवतियाँ हैं, उन सारे लोगों को अलग अलग व्यवस्था में अपने जीवन जीने के हर तरह के तरीके सिखाए जाते थे। वहाँ उनको कैसे नाचना है, कूदना है से लेकर हल बनाना कैसे करना है, शिकार खेलना कैसा है, पेड़ पौधों के व्यवहार कैसा है, खुखड़ी रुगड़ा मतलब पुटू वगैरह जो है कब चुनना है ना, जिसको मशरूम कहते हैं, वो सब कैसे चुनना है, चिड़ियों का व्यवहार कैसा है, जंगल में जा रहे हैं तो किस पक्षी या जीव जंतु या किस पशु के व्यवहार से कुछ खतरे आने वाले हैं या कौन से संकेत मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। और इसके अलावे जो है हमारे यहाँ शिकार की परंपरा भी थी। अभी कहा गया कि भाई आदिवासियों ने शिकार करके जानवरों को ख़त्म कर गया, तो ऐसी बात नहीं थी। हमारी परंपरा में हम लोग सिर्फ ज़रूरत भर जब सिंदरा होता था उसी समय शिकार करते थे, और उसके बाद में इतने तक कि हमारे यहाँ जो आज भी है जो गर्भवती जानवर होते हैं, गर्भवती जो जानवर होते हैं उनको उनकी हत्या नहीं की जाती है, उनको मारा नहीं जाता है। तो ये एक परंपरा हमारे समाज में थी। उसके बाद जो हमारे पर्व त्यौहार हैं हमारे यहाँ झारखंड में या बाहा या सरहुल वगैरह सब जो मनाए जाते हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति का सम्मान करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये पर्व त्यौहार मनाए जाते थे। और ये सारे उत्सव उसी से जुड़े हुए थे। और जो हमारे जो नृत्य जो होते थे, जो नृत्य हर मौसम में अलग अलग एक गीत गाए जाते थे, अलग अलग ढंग से बताया जाता। तो इस तरह से मैं एक वहाँ पक्षी देखता हूँ महकल। महकल क्या है कि वो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से गाता है, आवाज़ करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पुरखों को वह ज्ञान था होगा, और उन लोगों ने सारे प्रकृति का जो बहुत गहरी तरह से अध्ययन किया था उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था, और उसी तरह की वो जीवन जीते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो पूर्व वक्ता थे वो बता रहे थे कि कैसे जो जानवर जो जाते हैं उनके जानवर के आने जाने के डिस्टर्ब हो गए। तो लगभग इसी तरह जो हमारे आदिवासी जीवन पद्धति में बहुत सारे जो तौर तरीके हैं जीवन जीने के, प्रकृति से जो सम्मान और उसके साथ जो एक आत्मीय रिश्ता और उससे लेने देने का जो एक सम्मानजनक जो नज़रिया था, वह आधुनिक मुनाफा वाली प्रवृत्ति या धरती को, प्रकृति को उपभोक्तावादी नज़रिए से देखने के कारण वो बदल गया, और ये सारी जो बाधाएं हैं वो आने लगे हैं। तो आदिवासी साहित्य जो है वो इन्हीं सारी जो संघर्ष है, इन्हीं सारे मुद्दों को अपनी कविताओं में, कहानियों में या जो भी है अन्य रचनाओं में उठाने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों से कह रहा है। दुर्भाग्य से इसे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो शुरुआत में
नहीं समझ रहे थे और उसे इन्होंने विकास विरोधी गतिविधि कहा आदिवासियों का। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आदिवासियों के इस प्रयास को वो समझने लगे हैं। इसके बारे में मैं अभी और बातें करूंगा। समझने लगे हैं। अभी मैं अनुज जी से और इसके संबंध में और आगे बात को बढ़ाने के लिए अनुरोध करूंगा। एक बात ये सवाल की तरह हम सबके मन में आता होगा कि जब हम आदिवासी साहित्य की मौखिक परंपराओं को देखते हैं, उनकी अभिव्यक्तियों को देखते हैं, तो एक सवाल आता होगा कि वो जो मौखिक परंपराएं हैं वो लेखन की परंपरा में कैसे शिफ्ट हुई हैं। वो लेखन जो आज हो रहा है आदिवासी साहित्य में, और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह जो लेखन है जो आदिवासी समाज की तरफ से आ रहा है वह दो तरह से आ रहा है। एक उनकी अपनी मातृभाषाओं में है, जैसे संताली में लिखने वाले संताल के साहित्यकार हैं, संताली समाज से ही हिंदी में भी लिखने वाले साहित्यकार हैं, अंग्रेजी में भी लिखने वाले हैं। अब तो कई ऐसे आदिवासी लेखक रचनाकार हैं जो सीधे अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी लिख रहे हैं। जैसे हंसदा सोवेंद्र शेखर जी है, संथाल परगना से ही है, हम सब जानते हैं उनको। निर्मला जी हिंदी में लिखती हैं, संथाली में भी लिखती हैं। तो एक तो यह एक परिदृश्य है कि जहां हम ये देखते हैं कि लेखन की जो परंपराएं लिखित रूप में साहित्यिक अभिव्यक्तियों में आ रही वो है। लेकिन जो सवाल मैं कह रहा था कि वो जो लेखन की अभिव्यक्तियां कब से हो रही है, लिखित अभिव्यक्तियां कब से हो रही है, तो मैंने ये देखा कि खासतौर से जब हम आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य को देखते हैं, और जब हम आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य की बात करते हैं तो बांग्ला की बात करते हैं, असमिया की बात करते हैं, या उड़िया की बात करते हैं, या जो दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनकी भी बात करते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य की जब हम बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि औपनिवेशिक समय में जिस तरह से खड़ी बोली हिंदी एक स्थान ग्रहण कर रही थी, एक नया रूप ले रही थी, एक साहित्यिक भाषा के रूप में, साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में, मुझे लगता है कि उसी के आसपास आदिवासी समाज से भी लिखित अभिव्यक्तियां शुरू हुई हैं। मुझे ध्यान में है 1855 के बाद से संताली में लिखना शुरू हो गया था। संताली लेखन को जब हम देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि एक तरफ रोमन लिपि में उन्होंने लिखना शुरू किया था, बाद में बांग्ला के प्रभाव में तो बांग्ला में भी संताली लिखा गया, अपनी लिपि विकसित हुई तो अपनी लिपि में भी लेखन हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आज का जो आदिवासी साहित्य है जिसकी बुनियाद में उसकी पुरखा परंपराएं हैं और उसका विकास आज दिख रहा है, उसकी शुरुआत लिखित रूप में औपनिवेशिक काल में स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान ही विकसित होना शुरू हुई है। महादेव जी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और एक बात यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का संबंध संथाल परगना से रहा है। हम शांति निकेतन का क्षेत्र देखें, एक लेख में टैगोर जी ने इस बात का जिक्र किया है कि जो आधुनिक भारतीय साहित्य है या उसकी भाषा है उसका विकास कैसा होगा। वो जिक्र करते हैं गुरुदेव जी कि अगर संताली में कोई लिख रहा है तो संताली का साहित्य उनके जैसा होगा, ना कि वो दूसरी भाषाओं की तरह होगा। यानी कि उनका जो अपना परिवेशगत संस्कार है, उनकी जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, उसकी तरह से चीज़ अभिव्यक्त होंगी। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो आदिवासी साहित्य लेखन है उसके इतिहास को अगर हम देखें तो छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन वह आज़ादी के संघर्ष के दौरान, औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक शक्तियों के संघर्ष के दौरान वो अभिव्यक्त होना शुरू हो रहा है। और इस अभिव्यक्ति में जो अभी आप बात कर रहे थे, आदिवासी मूल्यों की बात कर रहे थे, आदिवासी दर्शन फिलॉसफी की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उनके साहित्य में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मीनाक्षराम ओडिया को ही अगर हम देखें मुंडारी में, जी आपके पास कुड़ुक के भी और भी संदर्भ हो सकते हैं, आप बता सकते हैं। हाँ, जैसे मीनाक्ष ओडिया की आपने बातचीत की तो उसी समय मतलब 1920 के आसपास ही छोटानागपुर में या गई संथाल परगना में या हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएं हैं, गारो, खासी वगैरह, कार्बी वगैरह, उन सारे नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं में भी लिखी जा सकती है। और यहीं पर एक बहुत बड़े विद्वान थे संताली के, वासुदेव बैसरा, जो मेरे मित्र भी थे, उन्होंने मुझे एक दुमका दर्पण में छपी हुई एक रिपोर्टाज दी थी
जो संताली का वो अनुवाद था। तो वो संताली रिपोर्टाज जो था 1935 में लिखा गया था। तो ये बताया कि 1935 में वो संताली का रिपोर्टाज छपा था, जो कि वो शायद वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद और लौट रहे थे जो उसका उसमें वर्णन है ऐसा उसमें। तो इस तरह से मैं देखे कि जो है वो अपनी परंपराओं और जो आधुनिक साहित्य का भी निर्माण करते हुए संताली लोग दिख रहे थे। और उसी समय देखिए हमारे छोटानागपुर में जो है एक आदिवासी पत्र वगैरह छपते हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी और मैं नाम बोल रहा हूँ जरा सा, और एक राधा कृष्ण जुवेल लकड़ा, नहीं जुवेल लकड़ा नहीं, नाम अभी याद आता तो मैं बता देता हूँ। तो ये सारे लोग 1930 के आसपास ही एक आदिवासी उपस्थिति के बारे में, अपनी सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के बारे में भी लिखना शुरू कर चुके थे। और ये बढ़ते बढ़ते जब 1960-70 के आसपास आता है, तो 70 के बाद जो आता है इधर रामदयाल मुंडा जी की पहले संग्रह जो आता है, नदी और नगीत और अन्य कविताएं, तो उससे क्या होता है कि आधुनिक जो कविताओं के लिए एक नया द्वार खुलता हुआ प्रतीत होता है। और उसके बाद से जो है एक निरंतरता बनती हुई दिखती है, क्योंकि उसी समय वासुदेव बेसरा जी है वो लगातार पटना के एक अखबार जनशक्ति से रिपोर्ट लिख रहे थे। और 80 के आसपास बहुत सारी जो पत्रिकाएं हैं आदिवासी आंदोलन से जुड़ी हुई, वो अपनी साहित्यिक रचनाएं, कहानियां, कविताएं वगैरह सब लिखना आरंभ कर चुके थे। और उस समय देखिए खड़िया में रोज क्रिकेटा जी का प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद 80 के पास आता है। तो उसके बाद से का जो है एक माहौल बनता है। और उसी समय क्या है कि ये जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन भी हमारे पूरे झारखंड और क्या पूरे हिंदुस्तान में कहिए आदिवासी आंदोलित होते हैं। और उस समय जो एक पढ़ी लिखी नई युवा पीढ़ी भी आती है, जो कि लेखन में फिर अपना प्रयास करती है। और उसके बाद में 90 के बाद है कि एक कई सारे लेखों की रचनाएं वगैरह छपने लगती है। और 2000 के बाद जो है आदिवासी साहित्य की एक तस्वीर कई सारी संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश भर में उभरती है। और आज 2010 के बाद हम देखेंगे तो आपकी पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी जो है वो सारे लोग बहुत अच्छी तरह, बहुत ही सशक्त रचनाओं के माध्यम से और बहुत ही प्रभावी सवालों के साथ में दुनिया में उपस्थित हो रहे हैं। और विकास से जुड़े हुए, समाज के विभिन्न मुद्दों से, भेदभाव से जुड़े हुए दूसरे संवैधानिक सवालों से और सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक सवालों से जुड़ रहे हैं। और उन सारी चीज़ों को सबसे बड़ी अच्छी बात कि वो अपनी परंपराओं से उसको प्रेरित होते हुए दिखते हैं। तो ये एक अच्छी बात देखते हैं। वो अपने समाज में उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उनकी जीवन शैली कैसी थी, खान पान परिधान से लेके उनकी जो जीवन दृष्टि थी, वो हर चीज़ को, उनके औषधि ज्ञान कैसी थी, उनके खान पान के जो तरीके थे वो कैसे थे, इन सारी चीज़ों को व्याख्यायित करते हुए दिखते हैं। और उसके पहले की जो पीढ़ी को एक तरह की थोड़ी हीनता सी लगती थी अपने इन पुरानी चीज़ों को बात करने में, तो ये नई पीढ़ी जो है वो ज़्यादा आत्मविश्वास से, जैसा कि आपने कहा कि अपनी बातों को, अपने समाज की बातों को हिंदी में, अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में कहते हुए अपनी मातृभाषाओं में भी बहुत ही पुरजोर ढंग से कहते हुए दिखते हैं। और आज हम पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, भारतवर्ष में देखेंगे कि ये जो आदिवासी साहित्य ने एक नए तरह का परिवेश तैयार कर दिया है। और जो मैं कहूँगा भारतीय कविता को एक नई दिशा देने की
तरफ वो बढ़ता हुआ दिखता है। आज़ादी के बाद से जो लगातार लेखन हो रहा है आदिवासी साहित्य का, और आज हम दलित विमर्श या स्त्री विमर्श के साथ साथ आदिवासी विमर्श की भी बात कर लेते हैं अकादमिक जगतों में। तो ये जो लेखन है जो अभी लिखा जा रहा है या उसमें जो विचार आ रहे हैं, ये कैसे अपने पुरखा परंपरा से, उनकी ऐतिहासिक परंपराओं से कैसे जुड़े हुए हैं और उसको कैसे नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपको क्या दिखता है? जैसे कि मैं बताऊंगा पुरखा परंपरा से कैसे जुड़ रहे हैं। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आप ही की जो कविता जो लंबी कविता है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, तो ये जो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो है वो आदिवासी जो एक मुंडा समुदाय है उसके जो पूरी जीवन शैली है, उसके जो तकलीफ़ें हैं, उसके जद्दोजहद हैं, उसके संघर्ष हैं, उसके हर चीज़ों पर वो सवाल जवाब करती हुई दिखती है। तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कवि हैं, जैसे कि वो एक जनी शिकार गिरीश कुजूर की है, तो वो एक जनी शिकार की जो परंपरा है उसको वो आधुनिक संदर्भ में देखती है और उसको व्याख्यायित करती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पुरानी परंपराओं या पुराने मूल्य हैं उसको वो आधुनिक संदर्भ में उसको पुनर्व्याख्यायित करते हुए ये लोग दिख रहे हैं और ये उनकी ताकत है। और जैसे कि वो सोसोबोंगा वाली कहानी जो है वो उतने कब की वो कहानी होगी हमारे, उसको उस संकट को जो आज संकट जो दिख रहा है उसको मुंडा जो लोग कथाओं में उस संकट को बता दिया गया था और ये हमें सावधान कर दिया गया था। तो वो भी एक क्या कहेंगे, पुरानी चीज़ों से प्रेरित होकर बात कहने की बात है। एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि न केवल कविताओं में बल्कि जो दूसरी जो साहित्यिक विधाएं हैं, जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, इन सभी विधाओं में एक बृहद लेखन हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। और इसके ज़रिए आदिवासी जो मिथक हैं, आदिवासी समाज के जो मिथ हैं या उनके इतिहास से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं या इतिहास है, वो सारी चीज़ें व्यक्त हो रही हैं। न केवल व्यक्त हो रही हैं बल्कि जो एक हम कहें, अगर मेन स्ट्रीम जिसको हम कहें या मुख्य धारा की बात हम करें, तो उनकी जो ज्ञान परंपरा है उसके समानांतर वो अपनी ज्ञान परंपराओं को स्थापित करने का संघर्ष कर रही है। जैसे मिथकों की ही बात करें हम, जैसे आदिवासी समाज के जो मिथक हैं वो बहुत रोचक हैं और जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि उन मिथकों का क्या सांस्कृतिक महत्व भी है। हम उनके इतिहास के उन प्रसंगों को देखते हैं जो कभी इतिहास में, मुख्यधारा के इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं हुए हैं या उस पर उस तरह से कभी बातचीत या परिचर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन साहित्य उन चीज़ों को सामने ला रहा है। जैसे हरिराम मीणा जी का एक उपन्यास है धूणी तपे तीर, या 1913 ईस्वी में जो मानगढ़ में जो लड़ाई हुई अंग्रेज़ों और वहाँ के सामंती शक्तियों के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों की एक बड़ी शहादत थी जो इतिहास से विस्मृत था। उन्होंने उस पर लिखा उपन्यास लिखा, और न केवल उपन्यास लिखा बल्कि उन्होंने उपन्यास लिखते हुए इतिहास लेखन की जो परंपरा है या हिस्टोग्राफी है, इतिहास लेखन की जो तकनीक है, उस पर भी उन्होंने सवाल किया और एक तरह से आदिवासी गरिमा को, उनकी स्वायत्तता को, उनके इतिहास को सामने लाया। हम झारखंड से देखें, पीटर पॉल एक्का का जी का उपन्यास है जंगल के गीत। मुझे एक छोटा ही सही एक उपन्यास, ये बहुत विलक्षण उपन्यास लगता है। यह ऐसा उपन्यास है जो बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद झारखंड में जो आदिवासी समाज की जो अभिव्यक्ति है या उनकी जो बेचैनी है उसे व्यक्त करता है। और जो धुमकुड़िया जो एक सामाजिक संस्थान है, वह सामाजिक संस्थान ने कैसे औपनिवेशिक शक्तियों का प्रतिकार किया है
उसका प्रतिरोध किया है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हम अमूमन बिरसा मुंडा के आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के बाद जो आदिवासी आंदोलन है, उसकी जो सुगबुगाहट है, उसकी जो गूंज है, उसका जो इतिहास है, वो कहाँ है, ये हम उस रूप में नहीं खोज पाते। लेकिन जब हम इस तरह से साहित्यिक रचनाओं में जाते हैं तो हमें वो चीज़ें देखने को मिलती है। उसी तरह से हम असुर के मिथक को देखें। असुर जिसे एक ऐसे मिथक के रूप में प्रस्तुत किया गया जो एक खलनायक या नकारात्मक रूप में है, लेकिन हमारे रणन दादा जी ने जो उपन्यास लिखा ग्लोबल गांव की देवता, उसमें हम ये देखते हैं कि जो असुर होना है, उसका जो मिथक है जो अब तक बना हुआ है, उसे वह तोड़ता है। न केवल तोड़ता है बल्कि एक नई स्थापना भी प्रस्तुत करता है, और ख़ासतौर से ये जो एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, जो वैश्विक दुनिया है, उस दुनिया में हस्तक्षेप भी करता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो भले ही वह आदिवासी ज़मीन, उसके जंगलों, उनकी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ साहित्य हो, लेकिन उसकी जो वैचारिक दृष्टि है या उसकी जो विश्व दृष्टि है वो बहुत बड़ी है। कई बार हम ये सोचते हैं कि आदिवासी समाज तो पिछड़े हुए हैं, इनको तो देश दुनिया की जानकारी नहीं है, ये क्या बताएंगे हमें। अमूमन ये एक माइंडसेट हमारे दिमाग में बना हुआ है। लेकिन हम देखें, जब मेनस ओडिया लिख रहे हैं मथुरा कहानी, जो 5 खंडों में एक बड़ा एक दस्तावेज है, उसे मैं दस्तावेज मानता हूँ। और मेनस राम ओडिया हम सब जानते हैं फादर होफमैन के लिपिक थे, और जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फादर होफमैन जर्मन थे, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कहा कि आप देश छोड़ के चले जाएं, तो छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने रोमन लिपि में मुंडारी लिखा, मुंडारी का साहित्य लिखा, यूँ कहिए उस समय का पूरा दस्तावेज उन्होंने दर्ज किया। और खुट्टी के सुदूरवर्ती जंगल के क्षेत्र में रहने वाला एक आदिवासी लेखक लिखता है, क्या लिखता है? वो लिखता है पहले विश्व युद्ध के बारे में, और कहता है कि लोग हवा में लड़ रहे हैं जमीन के लिए, लोग हवा में लड़ रहे हैं जमीन के लिए। ये जो एक नज़रिया मिलता है हमें, आदिवासी जो समाज है, जो समुदाय है, भले ही वह अपने स्थानीयता का वो लोग यार बहुत सजग है, जागरूक है, मुखर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरी चीज़ों से कटा हुआ है। अगर हम इस चीज़ को और बड़े वैश्विक संदर्भ में देखें तो हम ये पाते हैं कि खासतौर से जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, जहाँ आदिवासी समुदाय की अभिव्यक्तियाँ बहुत मुख्य रूप से आती है, या हम रेड इंडियंस का जो लिटरेचर है, साहित्य है, या उनकी जो पुरखा अभिव्यक्तियाँ हैं, उनको भी देखें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे अभी वागर्थ का एक अंक प्रकाशित हुआ है जो आदिवासी विषय पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है इस मायने में कि इसमें इन्होंने देश विदेश के जितने भी आदिवासी लेखक, रचनाकार, चिंतक हैं, उनको उन्होंने संकलित किया है। और ये मैं महादेव जी अगर आप अनुमति दें तो मैं ये, ठीक है, पढ़िए। हाँ, ये मैं हाँ, ये पाठ कर सकता हूँ। हाँ, बताएं। पढ़िए। ये जो आदिवासी विश्व दृष्टि क्या है, इसको हमें अगर समझना हो तो ना केवल सोसोबोंगा में, ना केवल रेड इंडियंस की जो अपनी मान्यताएं हैं या स्थानीय आदिवासी समुदाय मान्यताएं हैं, बल्कि जो लिखित रूप में व्यक्त हो रही है उसमें वो विचार कैसा आ रहा है। जैसे एक छोटी कविता है, ये जॉय हार्जो की कविता है, ये वागर्थ में प्रकाशित है, ये अप्रैल का अंक है। अगर हम सब ने ये अंक देखा है तो हमने ये कविता पढ़ी होगी। एक नेटिव अमेरिकन है, उनकी कविता है, और ये कविता में कह क्या रहे हैं। शीर्षक है याद रखो। कहते हैं, याद करो उस आकाश को जिसके नीचे तुम पैदा हुए हो, जानो हर तारे की कहानी, याद करो चांद को, जानो कि वह कौन है। याद करो सूर्योदय को जिससे पैदा होता है हर रोज एक नया सवेरा, समय का सबसे मजबूत बिंदु है वह। याद करो सूर्यास्त को जिससे पैदा होती हैं रातें। याद करो अपने जन्म और उस जननी को जिसने झेली थी तुम्हारे रूप और सांस देने में असह्य पीड़ा। तुम जीवंत प्रमाण हो उसके प्राणों का, उसकी माँ का और खुद उसका। याद करो अपने पिता को जो है तुम्हारे जीवन दाता, उस लाल काली पीली सफ़ेद भूरी धरती को याद करो
जिसकी त्वचा हो तुम, हम सब धरती हैं, हम सब धरती हैं, पौधों, पेड़ों, जानवरों के जीवन को याद करो। जिनके पास है सब कुछ, जनजातियों का, उनके परिवारों का इतिहास भी, करो उनसे बातें, सुनो उनकी धड़कनें, वे सब जीवंत कविताएं हैं। हवा को याद करो, सुनो उसकी आवाज़, वह जानती है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य। याद रखो कि सारे लोगों में तुम हो और तुम में हैं सारे लोग। याद रखो कि सारे लोगों में तुम हो और तुम में हैं सारे लोग। याद रखो कि तुम ही हो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड तुम में है। याद रखो कि सारी चीज़ें गतिशील हैं, सब बढ़ रही हैं और तुम भी। याद रखो इससे ही पैदा होती है भाषाएं। याद रखो उस नृत्य को जो भाषा है वह जीवन है। याद रखो। ये एक आदिवासी कविता है, एक अमेरिकन नेटिव कविताएं हैं। वह अमेरिका जो कोलंबस के पहले से एक दुनिया बनाकर रखा हुआ था, आदिवासियों की रेडिडेंस की दुनिया थी, जिसे कोलंबस और उनके वंशजों ने ध्वस्त कर दिया। उस कवि का विचार है और सबसे रोचक बात है, वो कहता है कि याद रखो सारे लोगों में तुम हो और तुम में हैं सारे लोग। और जो मैं तो समाजशास्त्रियों से इस मामले में असहमत रहता हूँ, जो कहते हैं कि आदिवासी समाज जड़ है और गतिशील नहीं है। ये कवि कह रहा है, कवित्री हैं, ये कह रही है कि याद रखो कि सारी चीज़ें गतिशील हैं। तो ये जो आदिवासी अभिव्यक्तियों में ये विचार आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, जब हम इस कविता को मैं पढ़ रहा था तो मुझे जो सिएटेल है, जो उनके पुरखा के साथ गोरों की जो बहस हुई थी, जिनसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि तुम अपनी ज़मीनें बेच दो या हमें दे दो, जिसके बाद उन्होंने रेडिडेंस का नरसंहार किया जब ज़मीनें नहीं दी उन्होंने, तो विचार आता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एक बड़ा वैश्विक संदर्भ है जो कथाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में व्यक्त हो रहा है, और ये इसकी ओरिजिनलिटी है या इसकी मौलिकता है। महादेव जी आप बताएं। हाँ, तो आपने बहुत अच्छी बात कही और लगभग यही बात है। वो चाहे अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन कविता हो या झारखंड की कविता हो या नॉर्थ ईस्ट की कविता हो या और दूसरी जगह की जो भी आदिवासी कविता हो, सभी में लगभग जो विश्व दृष्टि है वो लगभग समान है। जैसे एक छोटा सा मैं अपना अनुभव बताता, जैसे जोड़ना चाहूँगा इसको ज़रा और दूसरे ढंग से। जैसे हमारे समाज में जो हमारा जो काम होता है वो हमेशा हर काम है ना एंटी क्लॉक होता है। एंटी क्लॉक, हम लोग जो भी कुछ काम करेंगे, जैसे हल चला रहे थे वो एंटी क्लॉक होगा, हम किसी जाता चला रहे थे वो एंटी क्लॉक, तो ये सारी चीज़ें नृत्य कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉक अखड़ा में। तो सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये तुम्हारा यहाँ एंटी क्लॉक क्यों होता है, तुम लोग सब घड़ी के विपरीत दिशा में क्यों चलते हो? तो ये सवाल बहुत अजीब था। तो फिर हम लोगों ने जानने की कोशिश की तो पता चला कि भाई ये जो सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है वो एंटी क्लॉक घूम रही है, और पृथ्वी खुद घूम रही है वो एंटी क्लॉक घूम रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे आदिवासियों जो पुरखे लोगों का वो जो ज्ञान था, वो जानकारी थी, वो सारे लोगों से जुड़े हुए थी, नॉलेज से, उन चीज़ों से परिचित थे। और दूसरा जो समाज है, बढ़ा हुआ समाज जो है, उसके पास चूँकि अक्षर ज्ञान था और हमारे पास अक्षर ज्ञान नहीं था, इसीलिए संभवतः उन लोगों ने हमें असभ्य, गंवार या जो कुछ भी कहा होगा। लेकिन आधुनिक जो खोज हैं या जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि जो आदिवासी समाज है वो आज के संदर्भ में, आज खास करके जबकि ये जो संकटकालीन जो स्थिति है दुनिया में, जैसे कि ये अभी कोरोना काल में जो लॉकडाउन की स्थिति हुई, तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊं कि हमारी आदिवासी परंपरा में लॉकडाउन की स्थिति पहले से ही थी।
हमारे यहाँ क्या होता है कि खास करके जब आषाढ़ी पूजा करते हैं आषाढ़ महीने में, उसके बाद वो करम मनाने तक, मतलब भादो महीने तक वो लोग जंगल नहीं जाते हैं। तो जंगल क्यों नहीं जाते हैं? वो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ जो पौधे नए बढ़ रहे हैं, या जो बीजों से नए पौधे अंकुरित हो रहे हैं, या जो नए जानवर जो हैं वो शिशु पल बढ़ रहे हैं, उनको बाधा नहीं पहुँचे और स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ सकें और पुष्ट हो सकें। जब एक आदिवासी की ऐसी जीवन दृष्टि हो सकती है, वो इतना संवेदनशील है, अपनी आसपास के पर्यावरण, जीव जंतुओं, वनस्पति से हर चीज़ के प्रति इतना संवेदनशील है, वह अज्ञानी और गंवार कैसे कहा जा सकता है? तो आज जो आदिवासी लेखक के पास एक सबसे बड़ी चुनौती है, वह इन सारी चीज़ों को समझते हुए और इस सारी चीज़ों को लोगों को समझाने के भी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, रणेंद्र जैसे लोग हैं, हरिराम मीना जी जैसे लेखक लोग हैं, और संजीव जैसे लेखक लोग हैं। ये आदिवासी मुद्दों, समस्याओं को समझ रहे हैं और उनकी पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। और हमारे जैसे आदिवासी समाज के लेखक हैं, वे भी उन सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी रचना कर्म को बढ़ाते हुए एक बेहतर दुनिया, और जो आज संकट जो आ रहे हैं हर तरह के, उस संकट का समाधान कैसे हो, इस संबंध में भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आज भविष्य में ये कहा जा रहा है कि भविष्य की इकोनॉमी जो अभी है उससे वो और बदलेगी, और जो भविष्य की इकोनॉमी में क्या होगा कि हम लोग जो हैं एक सहयोगात्मक रुख रखेंगे, और वो लेकिन अगले 10-20 सालों या पता नहीं कब होगा, ये चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी जीवन सिर्फ जल जंगल ज़मीन की रक्षा की बात नहीं करता है, वो स्थानीयता से लेकर ग्लोबल मुद्दों तक की बात करता है, समस्त मानव जगत के बारे में भी चिंता व्यक्त करता है। और वो स्थानीय या एकदम आदिवासी एक घेरे में बंद नहीं है, उसकी भी एक वैश्विक दृष्टि है, उसको भी समझे जाने की आवश्यकता है। अनुज जी आगे बढ़ाएं। अच्छा ठीक। हाँ, चूँकि हमें सवाल भी लेने हैं, समय भी हो चला है, तो मैं संक्षेप में अपनी बात कह दूं। जो बात शुरू से आई है कि जो पुरखा परंपराएं हैं और ये जो आज की दुनिया है, जो एक वैश्विक दुनिया है, ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, वैश्वीकरण की दुनिया है, इसके बीच आदिवासी समाज और साहित्य किस तरह का तालमेल कर रहा है। एक तो भाषा के स्तर पर चुनौती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आदिवासी साहित्य की बात करें और उनके मातृभाषाओं के साहित्य को छोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता कि आदिवासी साहित्य का बहुत विस्तार हम कर पाएंगे। निसंदेह वो हिंदी या अंग्रेजी जैसे जो मुख्यधारा की जो भाषाएं हैं उसके माध्यम से व्यक्त हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक मौलिक जो चिंतन है जो मातृभाषाओं का है, और ये हम अगर हम झारखंड के संदर्भ में कहें तो संताली को छोड़कर किसी दूसरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो भाषाओं का एक अलग संघर्ष है और इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो दूसरी जो बात है वो एक वैचारिक तैयारी की, कि जो साहित्य है उस साहित्य को हम कौन सी ऐसी वैचारिक दिशा दें जिसमें आदिवासी समाज के अपने जो कंटेम्प्रेरी जो समकालीन अंतर्विरोध हैं हम उन्हें भी हल करते चलें, और दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं, संवेदनाओं के ह्रास की, प्रकृति के दोहन की, संसाधनों के अतिशय दोहन की, इन चीज़ों के साथ भी हम एक सामंजस्य कार्य विचार बना सकें। और यह मैं इस मंच से कहते हुए मैं ये बात आश्वस्त होकर कह सकता हूँ कि जो नई पीढ़ी आ रही है आदिवासी साहित्यिक या समाज से साहित्यिक लेखन में, वो उम्मीद की तरह है। महादेव दा हमारी पुरानी पीढ़ी के ही हैं, मैं पुरानी पीढ़ी कहूँगा। रणेंद्र दा का एक बृहद चिंतन है, उसके पहले रामदयाल मुंडा जी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जसिंता है या पूनम वासम है या
और भी जो नई लेखिका पूर्वोत्तर से जमुना बेनी लिख रही हैं, या और भी जो आदिवासी समाज के लेखक लेखिकाएं हैं जो सीधे हिंदी या अंग्रेजी में लिखकर अपनी चीज़ों को सामने रख रहे हैं। इससे एक डिस्कोर्स बन रहा है हम सबके सामने, और ये अब सबकी भागीदारी से ये तय होगा कि हम उसे कैसे और आगे ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ अनुज जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सारगर्भित ये चर्चा आज हम लोगों को सुनने को मिली है। अभी तो हम लोग सवाल भी लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मेरे ही एक दो सवाल के अगर आप जवाब दे दें, बड़ा स्वागत रहेगा आपका। सबसे पहले तो एक देखिए, हजारीबाग में जो वहाँ के संथाल लोग हैं, उनका जो लोकगीत है उसमें मिस्र और नील नदी का जिक्र है। उतना पुराना है कि क्या वो संबंध हमारा उनसे था, कैसे था, क्या इन चीज़ों पे कुछ आया है सामने कुछ? इन चीज़ों पे अगर हम मौखिक परंपराओं में देखें तो ये चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। और चूँकि मेरा जो शोध कार्य था वो मौखिक परंपराओं पर था, गीतों पर ही था। और जब मैंने मुंडारी गीतों का अध्ययन किया, करीब अध्ययन के क्रम में करीब 2500 गीत से मैं जुड़ पाया। उसमें एक बात तो यह कि मुंडा और संताल दोनों का कई बार एक साथ जिक्र हुआ है, एक ही गांव में रहते हुए। तो मिस्र और नील नदी का जो आप संदर्भ आप ले रहे हैं, इसके बारे में कई जनश्रुतियाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ आदिवासी मुंडाओं में एक प्रथा है, खेती के समय केंदू का जो पेड़ है, केंदू के पेड़ की डाली को गाड़ा जाता है खेत में। जब धान की रोपाई हो जाती है तो उसमें गाड़ा जाता है। मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने ये बताया कि जो केंदू का पेड़ है, ये जो भविष्य में जो अग्नि वर्षा होगी, उस अग्नि वर्षा से हमें बचाएगा। और ये जो अग्नि वर्षा सिंगल दा की जो कथा है, ये आदिवासी पुरखा साहित्य में एक उत्पत्ति कथा की तरह ही मौजूद है, और बहुत रोचक है। कथा इस तरह से है कि जो सिंह बोंगा है, सिंह बोंगा ने मनुष्य को भेजा जीवचरों के साथ रहने के लिए, कि प्रकृति और जो मनुष्य है दोनों साथ साथ रहेंगे। लेकिन मनुष्य ने धोखा किया, उसने जीवों को मारा, उस पर कब्जा जमाया और प्रकृति को नष्ट किया। तो नाराज और पूरी धरती में केवल मनुष्य ही भर गए। मनुष्य आगे जाता है तो मनुष्य से टकराता है, आदमी पीछे जाता है तो आदमी से ही टकराता है, दाएं जाता है तो आदमी से टकराता है, बाएं जाता है तो आदमी से टकराता है। इतनी भीड़ है, केवल मनुष्य ही, दूसरे जीवचर तो है नहीं। तो सिंह बोंगा ने अग्नि वर्षा की कि मैंने तुम्हें जो कर्म दिया था उस तुमने नहीं किया, अब सृष्टि फिर से होगी। उसी में एक प्रसंग आता है कि जो नई सृष्टि होती है जिसमें दो बुजुर्ग बचे, वो केंदू के पेड़ का जो खोह था उसमें बचे। और केंदू का पेड़ अमूमन जंगल के दूसरे पेड़ों की तरह ज्वलनशील नहीं होता है, पहले उसका जो खाल है वो जलेगा, और अमूमन जलावन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है या कम होता है जी। तो जो बात आप कह रहे थे उसका जिक्र आता है इसी प्रथा के संदर्भ में। और मुझे बताया कि किसी ज़माने में हम लोग उस प्रदेश में थे जहाँ ज्वालामुखी या उस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। अब वो मेडागास्कर का क्षेत्र था या कौन सा क्षेत्र था अब नहीं कह सकते, लेकिन खंडित स्मृतियाँ ही सही वो चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि आपने सवाल पूछा तो एक चीज़ और जोड़ दूँ। हम महाभारत की बात करते हैं, लेकिन महाभारत में आदिवासियों की भूमिका क्या थी ये हम नहीं कह पाते हैं। मुंडारी गीतों में हम देखें तो हमें वो पूरा परिदृश्य दिखाई देता है कि कैसे जो पश्चिमोत्तर का हिस्सा है जहाँ से ये माना जाता है कि मुंडा प्रवेश कर रहे हैं, जो सिंधु घाटी या हड़प्पा के सभ्यता है और वहाँ से चले आ रहे हैं, उसमें वो जो पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं उनका गीतों में जिक्र आता है। महाभारत जहाँ कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई, मुंडारी में जो गीत आया है उसमें उसे ससंग पीढ़ी कहा गया है मुंडारी। तो आपके सवाल का बस यही जवाब है कि वैसे बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ हैं, चीज़ें हैं जो हैं उनकी अभिव्यक्तियों में। हम लोगों ने या उस पर कम ध्यान दिया या उसकी व्याख्या कम कर पाए हैं। निर्मल कुमार बोस को अगर हम पढ़ें तो वो ये दावा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से सीधा जुड़ाव था आदिवासी समुदायों का। और कल की ही एक रचना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, झारखंड में माया माटी का अंक प्रकाशित होता है
मुंडारी की 2 कविताएं, मुंडारी और हो भाषा की 2 कविताएं प्रकाशित हुई है। तो एक नवोदित कवित्री है, उसने कविता लिखी है और उस कविता की स्मृति में उनकी हड़प्पा सभ्यता है, और मुंडारी में लिख दिया कि हम हड़प्पा सभ्यता से चले आ रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे अभिव्यक्तियाँ हैं, मुझे लगता है कि जिन्हें सामने आना चाहिए या इस पर जो पर्दे पड़े हुए हैं उन चीज़ों को बिल्कुल हल कर सकें। और दूसरा तो चूंकि आप उसी प्रदेश से हैं जहां हूल है, तो आखिर क्या कारण है कि ये बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया? यहाँ पे जिस तरह का विद्रोह हुआ और भारत के अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से विद्रोह हुआ, जिस तरह से अंग्रेज़ों से हम लोगों ने लड़ा, तो हर चीज़ें लिपिबद्ध हैं, लिखी गई हैं, लेकिन इस क्षेत्र से ये कम है या उस स्थिति में नहीं है या उतनी अधिक नहीं है या सुलभ नहीं है, सर्वसुलभ नहीं है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्या इसको आपकी पीढ़ी या आप लोग जैसे लोग अब पुनः लाना नहीं चाहेंगे? इसके बारे में मैं बहुत सटीक जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, मेरी जो समझ है वो कहूँगा। एक तो आदिवासी समाज को लेकर एक जो माइंडसेट बना कि आदिवासी जंगली, बर्बर, पिछड़े और हिंसक होते हैं, और ख़ास तौर से 1871 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया, जिसने ये वैधानिक रूप से उन्हें ये बताया कि ये तो ऐसे ही होते हैं। तो जो एक मुख्यधारा का जो समाज था, मेन स्ट्रीम का समाज था, उससे जुड़ाव को उसने रोका। और मेन स्ट्रीम जिसको हम एक बौद्धिक समाज कह सकते हैं, उसने अपने आप को उससे जोड़ने की पहल कम की। जो पहल हुए हैं, जो अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों का पुनर्मूल्यांकन या उन चीज़ों पर विचार भी कम है। जैसे मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि रणेंद्र जी का उपन्यास प्रकाशित हुआ 2010 में, संभवतः 2009 में, और जब 2009 में ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास प्रकाशित हो रहा है और हिंदी समाज एक तरह से हैरानी में है, वो परेशान है कि असुर समुदाय एक आदिवासी समुदाय है और आज भी छोटा नागपुर के उन प्लेटों में रहता है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी में देखें तो शरद चंद्र रॉय ने जब द मुंडाज एट देयर कंट्री किताब लिखी, तो उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का जिक्र किया कि संस्कृत साहित्य में जो असुर के रूप में चित्रित किए गए हैं, दरअसल वो आदिवासी हैं और आज भी छोटा नागपुर के प्रांत में निवास करते हैं। 1909 या 10 के आसपास में किताब लिखी गई है। तो इस 100 साल क्यों लग रहा है इस बात को समझने में समाज को कि असुर एक आदिवासी समुदाय है? तो कई ऐसी मानसिकताएं, मंशाएं भी हैं जो हमें एक बैरियर खड़ी करती है उन चीज़ों तक पहुंचने की। दूसरी चीज़ है भाषा, संताली भाषा। जी, उनके इतिहास का प्रश्न का उत्तर मैं डायरेक्टर TRI के तौर पे देना चाहूँगा कि जो ट्राइबल हिस्ट्री की बात हम कह रहे हैं कि नहीं है हमारे सामने, इन इलाकों में जो कुछ हुआ, मतलब कि 1765 में दीवानी दी गई, बंगाल की दीवानी चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1767 से रिवोल्ट शुरू हुआ इस इलाके में, 1767 से। अब ये जो विश्वविद्यालय हमारे इलाके में है, वहाँ का जो इतिहास विभाग है, उसकी जिम्मेदारी थी कि इन विषयों पे हम शोध करें। तो शोध कौन कर रहा है? तो JC झा पटना यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं, उनको लंदन की किसी यूनिवर्सिटी से लेना है PhD, तो उन्होंने कोल रिवोल्ट पे एक शोध किया। हमारी सेवा के कुमार सुरेश सिंह 1960 में SDO होते हैं खूंटी में, और बिरसायत गीतों को सुनते हैं, उससे वो बिरसा तक पहुंचते हैं। के दत्ता छोटी सी किताब लिखते हैं संथाल हुल पे। तो ये यूनिवर्सिटीज का फेल्योर है या TRI जैसे संस्थानों का फेल्योर है कि एक मेन स्ट्रीम में हिस्ट्री में जो चीज़ें आ रही हैं, जो दिल्ली में लिखा जा रहा है, उसी की हम कट पेस्ट कर रहे हैं, उसी को पाठ्यक्रम में डाल रहे हैं। अलग से इन इलाकों में जो क्रांतियाँ हुई हैं, ये काम TRI अब शुरू किया है। संथाल हुल पे भी काम हो रहा है। उसमें फूलो झानों की जो भूमिका थी, उनके साथ जो 1000 महिलाएं उस युद्ध में भाग ली थी, उन पे काम हो रहा है। और कैसे ऐसे बहुत सारे इतिहास पे TRI ने काम करना शुरू किया, लेकिन ये काम सारे यूनिवर्सिटीज़ का है। इतनी ज़्यादा घटनाएं हैं और इतने ज़्यादा अनसंग हीरोज हैं। अब जैसे हम लोग को मालूम भी नहीं था कि बिरसा के साथ एक हाथीराम मुंडा थे, जिनको 1900 ईस्वी में जिंदा दफना दिया अंग्रेजों ने।